हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग एंड उसकी जो थियरी फॉर्मूला वो सब पढ़ेंगे, उसका यूज़। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दूसरा एक नॉलेज देना चाहूँगा। देखो, जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस हमारे घर के बाहर या सोसाइटी के बाहर नहीं होती है, या हमारे सिटी के अंदर भी नहीं होती है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है कोई इस तरह, यहाँ पे दूर एक पावर स्टेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और यहाँ से बहुत सारे किलोमीटर दूर हमारा सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे होम है, यहाँ पे सब रहते हैं। ये एक सिटी है मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे पावर स्टेशन में, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को लाना है यहाँ तक, तो होगा क्या, यहाँ पे बीच में इस तरह से पोल लगा के उसके ऊपर वायर डाल के, आपको मालूम है एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी हम ले जाते हैं, इस तरह से वायर डाल के। देखो, ये पोल लगा दिए, फिर क्या होगा, ये पोल पे वायर लगा देंगे वो लोग, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकली ये वायर थ्रू। देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी निकली ये वायर थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी जो आई, वो इलेक्ट्रिसिटी अब हमारे सिटी को प्रोवाइड होगी। लेकिन होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ये जो वायर है, यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहा है, वो वायर की लेंथ किलोमीटर में होती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक सिंपल सी बात है बच्चों। तो मान लो ये पावर स्टेशन और आपका सिटी, उसके बीच में लेंथ है 80 किलोमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 80 इंटू 10⁻³ मीटर। इतनी लेंथ है यहाँ पे। ये पावर स्टेशन और आपका सिटी, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, तो उतना वायर लगाना पड़ेगा। तो जितनी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है, पावर लॉस, उसका फॉर्मूला है I²RT। सॉरी, यहाँ पे पावर लॉस का फॉर्मूला है I²R। पावर लॉस का फॉर्मूला है I²R, और जो हीट क्रिएट होगी उसका फॉर्मूला I²RT होता है। लेकिन यहाँ पे जो पावर लॉस होगा वो होगा I²R। अब यहाँ पे जो पावर लॉस होगा रेजिस्टेंस से, क्योंकि इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, 80 किलोमीटर का वायर लगा दिया, और ये वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। जितना वायर की लेंथ बढ़ेगी उतना साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ही पावर का लॉस होगा, पावर लॉस P भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना पावर लॉस P भी बढ़ेगा। तो होगा क्या बच्चों, देखो ये पावर स्टेशन इतना दूर है और मुझे यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है, तो होगा क्या, रास्ते में बहुत सारा पावर लॉस हो जाएगा। तो अब आप सोचो, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो P इक्वल्स टू I²R, ये फॉर्मूला के अंदर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। I की वैल्यू, करंट की वैल्यू है मान लो 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस यहाँ पावर स्टेशन से लेके आपके सिटी तक या आपके घर तक जितना भी वायर आया, वो वायर का रेजिस्टेंस है मान लो 10,000 ओम। तो अब यहाँ पे जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा, I²R की हेल्प से हम देखते हैं, I²R की हेल्प से।
तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा इनटू यहाँ पे होगा 10,000 मीन्स 10⁻⁴। तो यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁴, 16 इंटू 10⁻⁴ इतने वोट पावर का लॉस हो जाएगा। तो आपको जो पावर यहाँ पे भेजना था इतना पावर तो समझ लो बिगड़ ही गया। समझ में आ रहा है? बीच में जो वायर है उसके रेजिस्टेंस से इतने वोट पावर तो मान लो ये वेस्ट हो चुका है, ये बिगड़ गया है। तो अब दूसरा क्या सॉल्यूशन है? ये पावर कम बिगड़े तो मैं आपको यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा ये पावर स्टेशन से लेके आपके सिटी तक, ये जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस तो हम चेंज नहीं कर सकते। वो वायर का रेजिस्टेंस वो तो 10,000 है, वो तो 10,000 ओम ही रहेगा। हाँ, हम करंट को चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें कि हम करंट आई की वैल्यू जो है वो 4 की जगह पे मान लो 0.4 एम्पियर रख दे। हम करंट की वैल्यू 4 एम्पियर की जगह पे 0.4 एम्पियर रख दे तो पावर लॉस क्या होगा? देखो पावर लॉस P डैश इक्वल्स टू, यहाँ करंट I डैश हमने रख दिया है 0.4 एम्पियर, तो पावर P डैश इक्वल्स टू I डैश स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पे I डैश जो होगा वो होगा 0.4 स्क्वायर इंटू 10,000। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.4 का स्क्वायर 0.16 आएगा इंटू 10⁻⁴। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16 इंटू 10⁻², 16 इंटू 10⁻² वॉट। आप देख सकते हो 16 इंटू 10⁻² वॉट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर ज़्यादा लॉस हो रहा था, यहाँ पे पावर कम लॉस हुआ। तो ये अगर हम दिमाग लगाएंगे, ये टेक्निक का यूज़ करेंगे तो पावर जो रास्ते में लॉस होता है, पावर जो बिगड़ जाता है रास्ते में, वो कम बिगड़ेगा। यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁴ वोट लॉस हो रहा था, यहाँ पे 16 इंटू 10⁻² वोट यहाँ पे पावर लॉस हुआ। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में अब एक आइडिया आ रहा है कि करंट जो है वो 4 एम्पियर की जगह पे अगर हमने 0.4 एम्पियर करके भेजा तो रास्ते में पावर कम लॉस होगा। तो यहाँ पे जो पावर हम भेज रहे हैं, यहाँ से जो पावर हम भेज रहे हैं, पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है, उसका फॉर्मूला है VI, वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ से जो पावर भेजा जा रहा है उसका फॉर्मूला है VI, वोल्टेज इनटू करंट। तो समझ लो मुझे यहाँ से जो पावर भेजना है वो फिक्स है, वो क्वांटिटी फिक्स है। मुझे यहाँ से जो पावर भेजना है वो क्वांटिटी है मान लो 2 इंटू 10⁻⁸ वोट। मुझे इतनी क्वांटिटी यहाँ पे भेजनी है, इतना पावर तो मुझे पावर स्टेशन से सिटी तक इतने वोट तो मुझे भेजना ही है। पावर P इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁸ वोट, इतना पावर तो मुझे भेजना ही है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज और करंट ये दोनों की बात होगी। अब करंट, अब यहाँ पे करंट 4 एम्पियर में से आप 0.4 एम्पियर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? करंट कम कर रहे हो। तो आई की वैल्यू कम हो रही है। तो आई की वैल्यू अगर कम होगी तो सिंपल सी बात है बच्चों, V की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? आई की वैल्यू कम होगी तो V की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे आपको पावर फिक्स इतना ही भेजना है, 2 इंटू 10⁸ वोट, इतना ही पावर आपको भेजना है, और करंट की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे 0.4, करंट की वैल्यू 0.4 रखनी है। तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, आपको वोल्टेज जो है वो वोल्टेज रखना पड़ेगा 5 इंटू 10⁸। अगर आप इतना वोल्टेज रखोगे और इतना करंट रखोगे
अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना पावर मिलेगा। देख लो आप, ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कम की मैंने, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन लास्ट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से जब पावर भेजेंगे तो यहाँ पे हम एसी एक डिवाइस लगा देंगे, एक एसी डिवाइस लगा देंगे। ये डिवाइस क्या करेगी, ये डिवाइस करेगी करंट की वैल्यू कम कर देगी और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देगी। समझ में आ रहा है? जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पावर स्टेशन के पास हम ऐसा ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे जो करंट की वैल्यू कम कर दे और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दे। तो यहाँ पे देखो, करंट की वैल्यू कम हो गई, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई, और हमें जितना पावर भेजना था उतना पावर जाने लगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। क्या नाम होगा उसका? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, करंट की वैल्यू कम कर देता है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देता है। फिर यहां से जो करंट आएगा उसमें आई की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी, और करंट की वैल्यू कम होगी तो पावर लॉस, यहाँ पे जो पावर लॉस जो था वो कम होगा। तो पूरे रास्ते में पावर लॉस कम होगा। अब यहां से जो करंट आ रहा है वो करंट की वैल्यू कम है, वोल्टेज हाई है। हाई वोल्टेज हम डायरेक्ट हमारे घरों में नहीं दे सकते, तो हमारी सोसाइटी के बाहर एक दूसरा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करंट की वैल्यू बढ़ा देता है और वोल्टेज की वैल्यू कम कर देता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारी सोसाइटी के बाहर लगा होता है, या हमारे बिल्डिंग अपार्टमेंट के बाहर इस तरह का एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है जो करंट की वैल्यू बढ़ा देता है, वोल्टेज की वैल्यू कम कर देता है, और हमारे घर में जो पावर आएगा P डैश इक्वल्स टू वो हो जाता है, यहाँ पे ये I डैश लिख देता हूँ, ये V डैश लिख देता हूँ, ये P डैश हो जाएगा V डैश I डैश। तो यहाँ पे क्या होता है, इतना पावर हमारे घर में आएगा। तो आपको अब समझ में आने लगेगा ये कि यहां से जब पावर हमें भेजना है तब हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में से भेजेंगे। ये डिवाइस क्या करेगा, करंट की वैल्यू कम कर देगा, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देगा, जिससे क्या हो, ये पावर लॉस का फॉर्मूला है। पावर लॉस का फॉर्मूला आप देखोगे, जिसमें जितना करंट कम होगा उसी तरह से यहाँ पे लॉस कम कर सकते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, करंट कम करके वोल्टेज को बढ़ा के ये भेजेगा। तो पूरे रास्ते में क्या होगा, जो पावर लॉस होगा वो कम होगा। फिर हमारे घर में जब पावर आएगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में से वो पास होके आएगा। स्टेप डाउन क्या करेगा, करंट को जितना चाहिए हमारे रेफ्रिजरेटर, टीवी, कंप्यूटर के हिसाब से उतना करंट को बढ़ा देगा और वोल्टेज को कम कर देगा, और वो पावर हमारे घरों में भेजेगा। अब वो पावर हमारे घरों में आएगा, यहाँ से ये जो पावर होगा, ये ट्रांसफॉर्मर में से इतना पावर हमारे घर में आएगा जो हमें चाहिए, और हमारी सब घर की डिवाइस चल सकती है। तो यहाँ से भेजा था जो पावर, वो जो हमें इतना पावर भेजना था, उसमें से लॉस हुआ सिर्फ इतना ही। देखो, हमें भेजना था ये पावर 2 × 10⁸, और इतना पावर लॉस हुआ, तो हमारे घर तक कितना पावर पहुंचा होगा, तो 2 × 10⁸, उसमें से 16 × 10⁻² माइनस कर दोगे तो उतना पावर हमारे घर तक पहुंच गया है, मीन्स लॉस कम हुआ है। तो अब हम हैप्पी हो जाएंगे, हमें लॉस कम होगा तो हमें यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा पावर। तो यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, पावर लॉस को बचाने के लिए। तो ये यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया आपको, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमें कैसे हेल्प करता है
उसके बारे में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके पढ़ाया। समझ में आ रहा है? अगर ये ट्रांसफॉर्मर, सोचो ये ट्रांसफॉर्मर ना होते तो क्या होता। ट्रांसफॉर्मर अगर ना होते तो रास्ते में इतनी सारा यहाँ पे पावर लॉस हो जाता, तो हमारे घर तक जितना पावर चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मर डिवाइस एक डेवलप की है। चलो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल और सभी के बारे में। चलो ध्यान रखो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सिंपल सी बात है, आपको आगे समझ में आ गया होगा। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलो अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है देखो बच्चों। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होता है, मैं स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही यहाँ पे आपको बताता हूँ पहले। चलो सबसे पहले एक सॉफ्ट आयन का बना हुआ कोर में लूंगा। इस तरह से सॉफ्ट आयन का ये बना हुआ एक कोर है। यहाँ पे सॉफ्ट आयन का बना हुआ, ये मान लो सॉफ्ट आयन की बनी हुई स्ट्रिप्स है। इस तरह से जो लेमिनेशन उसका किया होगा, लेमिनेटेड ये स्ट्रिप्स है, ये सॉफ्ट आयन से बनी हुई। देखो ये स्ट्रिप्स, सॉफ्ट आयन की स्ट्रिप्स मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दी है, सभी लेमिनेटेड है, जिससे एडी करंट कम प्रोड्यूस हो। देखो ये सॉफ्ट आयन से बनी हुई इस तरह से ये स्ट्रिप्स है। अब क्या होगा देखो, इसके ऊपर यहाँ पे एक एसी सोर्स यहाँ पे हम लेंगे। ये एसी सोर्स है, यहाँ से ये एसी सोर्स, यहाँ से वायर आएगा, ये वायर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब क्या होगा, हम यहाँ पे अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे ये एसी सोर्स में से, यहाँ पे एसी सोर्स है, उसमें से जो वायर आएगा, ये जो वायर आएगा वो वायर यहाँ पे इस तरह से यहाँ कोइल के फॉर्म में हम इसको वाउंड कर देंगे। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कोइल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कोइल। अब प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 है मान लो, तो सामने यहां पे जो वायर रखेंगे ये होगा सेकेंडरी कोइल। तो सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 टर्न्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्न्स है, तो ये हो गया सेकेंडरी टर्न। यहाँ पे सेकेंडरी कोइल है, ये है प्राइमरी कोइल। तो प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल ये कम है, और सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यहाँ पे देखो 3 टर्न है, यहाँ पे देखो 5 टर्न है, तो NP लेस देन NS यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। देखो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या है ये? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कुछ नहीं, बहुत इजी इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से एसी करंट, मान लो जो पावर हाउस है, जो पावर जनरेट करता है, उसका करंट डायरेक्ट आप यहाँ पे दोगे। ये ट्रांसफॉर्मर है, ये करंट आएगा और प्राइमरी कोइल में इस तरह से पास होगा। अब क्या होगा, ये एसी करंट आ रहा है, एसी करंट आ रहा है, इसलिए एसी करंट तो क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको मालूम है, इस तरह से जिगजैग उसका जो साइन कर्व या तो कोसाइन कर्व आपको मालूम है, इस तरह से उसका शेप होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? कंटिन्यू चेंज होता रहता है। आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आपको मालूम है। तो जैसे जैसे करंट कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसमें चेंज आएगा। मींस सेकेंडरी कोइल में फ्लक्स में चेंज होगा, और सेकेंडरी कोइल के फ्लक्स में जो चेंज होगा उसकी वजह से सेकेंडरी कोइल में इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, और वो ईएमएफ यहाँ पे आप एज अ आउटपुट बाहर निकालोगे। एज अ आउटपुट आप यहाँ से
ये बाहर निकालोगे, यहाँ पे ये ईएमएफ ये बाहर निकालोगे। अब होगा क्या, ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो है स्टेप अप। इसका स्ट्रक्चर अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसका फॉर्मूला और सभी। यहां पे ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अब स्टेप डाउन में क्या होगा बच्चों, स्टेप डाउन में इसी तरह से एक सॉफ्ट आयन का यहां पे कोर होगा जो लेमिनेटेड किया होगा एक दूसरे के साथ। इस तरह से सॉफ्ट आयन की स्ट्रिप्स जो रखी हुई है वो उस पर लेमिनेशन किया होता है जिससे एडी करंट कम प्रोड्यूस हो। देखो यहां पे अब क्या होगा, देखो ये पावर हाउस के बाहर ज्वाइन किया हुआ है। यहां से जो करंट आएगा या तो जो ईएमएफ आएगा वो यहां पे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। वैसे ये चीज कहां होती है, यहां पे होती है, क्योंकि यहां पे पावर हाउस है। पावर हाउस में से जो पावर आया वो यहां पे दिया, यहां से आउटपुट निकाला, फिर ये आउटपुट 100 किलोमीटर वायर जो रास्ते में होता है वो वायर में ये पावर जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ये जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा एज ए इनपुट। तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये जो चीज है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। देखो इस तरह से समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो यहां पे ये प्राइमरी है और यहां पे ये सेकेंडरी है। आप देख सकते हो ये प्राइमरी कॉइल हुई, ये सेकेंडरी कॉइल हुई। यहां से अब क्या होगा, देखो यहां पे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यहां पे आप लिख सकते हो स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है सेकेंडरी से। एनपी ग्रेटर देन एनएस। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, इसको आप बोलोगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये हो जाएगा आपके लिए स्टेप डाउन। अब यहां पे मैंने आपको स्टेप अप स्टेप डाउन की फिगर ड्रॉ करके दिखा दी, लेकिन अब इसको समझना बाकी है। डिटेल में हम समझेंगे इसको। चलो यहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। यहां पे मैंने आपको दोनों फिगर तो दिखा दी है। अब इसका प्रिंसिपल सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो क्योंकि आपको जब वो पूछेंगे तो फिगर ड्रॉ करने के साथ साथ प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वो सब कुछ पूछेंगे। चलो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसका प्रिंसिपल होगा ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही वर्क होगा। देखो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में से जैसे ही एसी करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो एसी करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जैसे जैसे ही चेंज होता रहता है उसकी वजह से इसके साथ कनेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो कंटिन्यू इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता रहेगा। और उसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ भी इसी तरह से जो करंट आएगा उसकी वैल्यू कंटिन्यू, एसी करंट होगा वो कंटिन्यू चेंज होती रहेगी। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके साथ कनेक्ट होगा। देखो ये सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे करंट चेंज होता रहेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी कॉइल के साथ कनेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड मींस फ्लक्स में भी चेंज होगा और इसके अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी इफेक्ट, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको अप्लाई होगा स्टेप अप में, और स्टेप डाउन में भी इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पे अप्लाई होगा। देखो समझ में आ रहा है। स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों ही म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो आपने आगे सीख लिया है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो आपने आगे सीख लिया है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करने वाले यहाँ पे दोनों डिवाइस है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। देखो इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें जनरली दो कोयल होती है, एक प्राइमरी कोयल एंड एक सेकेंडरी कोयल, और वो दोनों ही कोयल एक सॉफ्ट आयन के कोर के ऊपर वाउंड की जाती है। यहाँ पे देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में ही ये यहाँ पे सॉफ्ट आयन है।
सॉफ्ट आयन के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल्स इसके ऊपर वाउंड कर दिए। देखो इसके ऊपर यहाँ पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल वाउंड करके यहाँ पे दिखाई दिए। देखो तो यहाँ पे ये सॉफ्ट आयन जो होगा वो लेमिनेटेड किया होगा जिससे एडी करंट की इफेक्ट कम हो। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अब जो आपने यहाँ पे जब मैंने ये आपको ड्रॉ करके समझाया उसमें ये मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये प्रिंसिपल खत्म हो गया, ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। मेन अब हमें पढ़ना है वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है, ये अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो बच्चों, वर्किंग के अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही ट्रांसफॉर्मर का हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्टेप अप का हम देखते हैं। देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से कंटिन्यू करंट चेंज होता रहेगा। और ये प्राइमरी कोइल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, प्राइमरी कोइल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट मान लो आ रहा है, उसकी वैल्यू कंटिन्यू चेंज होगी और उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा ये कोइल के आसपास, वो फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज आएगा। और फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज आने की वजह से प्राइमरी कोइल में खुद के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको आप इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बोलोगे। तो प्राइमरी कोइल में एक क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और सेकेंडरी कोइल में सेम वही फ्लक्स के चेंज की वजह से म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी कोइल में सेल्फ इंडक्शन होगा और सेकेंडरी कोइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के अंदर जो आपको मिलेंगे वो वोल्टेज किस तरह से मिलेंगे। देखो यहाँ पे वोल्टेज इन प्राइमरी इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और फ्लक्स में चेंज d∅/dt। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, प्राइमरी के अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो वोल्टेज Vp इक्वल्स टू माइनस NP। आपको फॉर्मूला मालूम है, ये इंड्यूस ईएमएफ में हमने आगे फेरेडेज लॉ में पढ़ लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस NP d∅/dt। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कोइल में क्रिएट होगा वो वोल्टेज है। और सेकेंडरी कोइल की बात करेंगे तो सेकेंडरी कोइल में जो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा वो होगा Vs इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल और फ्लक्स में चेंज d∅/dt। तो यहाँ पे इस तरह से सर्किट होती है, जितना फ्लक्स चेंज इसको मिले सेम उतना ही फ्लक्स चेंज इसको मिले। समझ में आ रहा है, सर्किट यहाँ पे इस तरह से पूरी होती है, जितना फ्लक्स में चेंज इसको मिले उतना ही फ्लक्स में चेंज इसको मिले। तो दोनों में फ्लक्स में चेंज d∅/dt सेम होगा। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्राइमरी में जो क्रिएट हुआ वो इंड्यूस ईएमएफ है, ये सेकेंडरी में क्रिएट हुआ वो है इंड्यूस ईएमएफ। दोनों का जब आप रेशियो लोगे तब रेशियो में आपको पता चलेगा, यहाँ पे Vs/Vp करोगे इक्वल्स टू d∅/dt कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, आपको मिलेगा Ns/Np। तो आपको तो मालूम है यहाँ पे कि स्टेप अप के अंदर सेकेंडरी के नंबर ऑफ कोइल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पे Ns ग्रेटर देन Np है। आपको ये मालूम है स्टेप अप के अंदर क्या है, Ns जो है वो ज़्यादा है, Np कम है। Ns ज़्यादा है, Np कम है। तो यहाँ पे ऊपर Ns ज़्यादा होगा, नीचे Np कम होगा। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो Vs इक्वल्स टू Ns/Np इंटू Vp। आप इस तरह से लिखोगे तो सिंपल सी बात है बच्चों, Ns की वैल्यू ज़्यादा होगी, Np की वैल्यू कम होगी, तो Ns/Np का जो रेशियो मिलेगा वो 1 से ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी।
मान लो एनएस की वैल्यू 100 है, 100 टन्स है, एनपी की वैल्यू है 50, तो 100 डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू एनएस अपॉन एनपी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जिसको आप वीपी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वीपी की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे नेचुरली वीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, यहाँ पे वीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी वीपी से। तो हमें वही करना था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, करंट की वैल्यू कम करके वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देता है। हमने पढ़ लिया था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाता है, करंट की वैल्यू कम कर देता है, तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी, यहाँ से जो वोल्टेज आया था उसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिएट हुआ वो वोल्टेज बढ़ गया। ये आउटपुट वोल्टेज है। ये कौन सा वोल्टेज है बच्चों, ये आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज जो बढ़ गया। यहाँ पे जो वोल्टेज आया था वो इनपुट वोल्टेज था जिसकी वैल्यू कम थी। ये इनपुट वोल्टेज था जिसकी वैल्यू कम थी, इनपुट वोल्टेज था जिसकी वैल्यू कम थी। लेकिन यहां पे जो मिला आउटपुट वोल्टेज वो बढ़ गया। देखो आउटपुट वोल्टेज यहां पे ज्यादा वोल्टेज जाने लगा, तो यहां पे वोल्टेज जो था उससे ज्यादा वोल्टेज यहां पे जाने लगा। तो वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर पूरे रास्ते में ये लाइन जाएगी। फिर हमारे घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको मालूम है स्टेप डाउन में क्या करना होता है। स्टेप डाउन में यहाँ पे जो बढ़ के वोल्टेज आया, यहाँ पे जो वोल्टेज बढ़ के आया, ये वोल्टेज, ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये वोल्टेज तो बढ़ के आ रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ से जो निकालेंगे, जो हमारे घर में वोल्टेज जाएगा, वो वोल्टेज हमें कम करना होगा। वो वोल्टेज हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये वोल्टेज जो आएगा, ज्यादा वोल्टेज जो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, जिसको अब हम इनपुट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ से जो हमारे घरों में जाएगा ये वोल्टेज, जिसको अब हम आउटपुट बोलेंगे, वो हमें कम कर देना है। तो उसके लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में क्या होगा, देखो बच्चों, स्टेप डाउन में अब यहां पे आप सेकंड फिगर यहां पे जो ड्रॉ किए वो देखोगे। स्टेप डाउन में क्या होगा, यहां पे एसी करंट आएगा, तो जो फ्लक्स में चेंज होगा वही फ्लक्स में चेंज इसको भी मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल को। तो यहां पे प्राइमरी कॉइल अब ये है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल अब ये है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो यहां पे प्राइमरी कॉइल में यहां पे मैं उसको वीपी डैश लिख रहा हूं। प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एनपी ज्यादा है और ये फ्लक्स में चेंज डी फाई बाई डी टी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एनपी डैश ये भी ज्यादा है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको मैं एनपी डैश बोल रहा हूं, वो भी ज्यादा है। और यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होगा डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सेकेंडरी कॉइल में भी जो मिलेगा आपको वीएस डैश, वो होगा माइनस एनएस डैश डी फाई बाई डी टी। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे एनपी ज्यादा है, एनएस कम है। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे एनपी डैश और एनएस डैश आप देख सकते हो। यहां पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ पे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब आप ये दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका रेशियो लेना है। अब तो इसका जब रेशियो लोगे तो वी एस डैश अपॉन वीपी डैश इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिलेगा एन एस डैश अपॉन एन पी डैश। ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, वी एस डैश अपॉन वीपी डैश इक्वल्स टू एन एस डैश अपॉन एन पी डैश, जिसमें एन एस कम है। एन एस की वैल्यू क्या है आपको पता है, एन एस डैश की वैल्यू कम है
और एनपी डैश ज़्यादा है, यहाँ पे आपको मालूम है एन एस डैश की वैल्यू कम है, एन पी डैश ज़्यादा है, तो इसका जो रेशियो आएगा एन एस डैश अपॉन एन पी डैश वो छोटा होगा, 1 से इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो जब आप वी एस डैश का फॉर्मूला लिखोगे, वी एस डैश इक्वल्स टू एन एस डैश अपॉन एन पी डैश इंटू वी पी डैश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी एस डैश की वैल्यू वी पी डैश से कम हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा, इसमें एक फाइनल आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वी एस डैश जो होगा उसकी वैल्यू कम होगी वी पी डैश से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा इनपुट से। तो यहाँ पे देखो स्टेप अप में क्या हो रहा था बच्चों, स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा था इनपुट वोल्टेज से। स्टेप डाउन में क्या हुआ बच्चों, स्टेप डाउन में आउटपुट वोल्टेज कम हो गया इनपुट वोल्टेज से। बस हमें यही करना था, हमें यही करना था। यहाँ पे स्टेप अप में देखो, स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दोनों में आप देखो, स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दोनों में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्टेप अप में हमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा करना था इनपुट वोल्टेज से। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज था, आउटपुट वोल्टेज वो ज़्यादा करना था इनपुट वोल्टेज से, जो स्टेप अप में हमने कर दिया। और इससे अपोजिट यहाँ पे हुआ, देखो इससे अपोजिट यहाँ पे हुआ। यहाँ पे स्टेप डाउन में हमें क्या करना था, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कम करना था इनपुट वोल्टेज से, तो स्टेप डाउन में वो भी कर दिया। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, हमारे घरों में हाई वोल्टेज नहीं जा सकते क्योंकि सभी डिवाइस जो होती है वो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज हम हमारे घरों में नहीं भेज सकते। तो हमारे घर में जो वोल्टेज आएगा वो वी एस डैश, हमारे घर में जो वोल्टेज आएगा वी एस डैश, उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है। तो इसलिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है हमारे सोसाइटी या घरों के बाहर। समझ में आ रहा है? और पावर हाउस के बाहर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमारे सिटी की ओर आती है, तो पावर हाउस के बाहर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है। फिर बीच में रास्ते में 80-100 किलोमीटर तक वो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे सिटी में, और हमारे सिटी में सोसाइटी के बाहर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है। तो ये स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, देखो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस हो रहा है वो हम यहाँ पे बचा पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मैंने बहुत सारा आपको बताया, थोड़ी और डिटेल बता देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में देखो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपने देखा यहाँ पे एक फॉर्मूला वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। यहाँ पे आपने क्या देखा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी, ये आपने देखा यहाँ पे ये फॉर्मूला स्टेप अप में वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि एन एस की वैल्यू यहाँ पे एन पी से ज़्यादा होती है। यहाँ पे एन एस की वैल्यू एन पी से ज़्यादा होती है, स्टेप अप में एन एस की वैल्यू एन पी से ज़्यादा होती है। उसी तरह से वी एस वी पी से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बच्चों ओम्स लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। ओम्स लॉ आर इक्वल्स टू वी बाई आई होता है ओम्स लॉ। तो आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन आई मिलता है, ये आपको रिलेशन बताता है V और I के बीच का। लेकिन यहाँ पे देखो आपको ये रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला V और I के बीच का रिलेशन देता है वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात होगी पावर की। क्योंकि जब यहाँ पे मैं अभी रिलेशन बताऊंगा वोल्टेज और करंट का, तो बहुत सारे बच्चे रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला अपने दिमाग में याद कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं पावर का फॉर्मूला बताऊंगा, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। तो होगा क्या बच्चों, देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एक होती है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, एक होती है यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। तो होता क्या है, प्राइमरी कॉइल में से
जो पावर निकलता है वो ही पावर आइडियल ट्रांसफॉर्मर में वही पावर यहाँ पे शिफ्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से जो पावर निकला इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर, यहाँ से जो निकला वही पावर यहाँ पे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, पावर जो होता है, जो इनपुट पावर होता है वही आउटपुट पावर में यहाँ पे बाहर निकलता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, जो पावर यहाँ से निकलेगा वही पावर यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में होता है पावर का फॉर्मूला Vp Ip इक्वल्स टू आउटपुट, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें होगा आउटपुट यहाँ पे Vs Is। समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पे Vs अपॉन Vp आप लिख सकते हो Ip अपॉन Is। Vs अपॉन Vp इक्वल्स टू Ip अपॉन Is। देखो आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि जितना पावर आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जितना पावर यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे जाएगा, तो वो पावर में कुछ भी पावर लॉस नहीं होता है। जितना पावर ये इसको यहाँ पे देगा सेम उतना ही पावर यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे पावर लॉस नहीं होगा। तो ये है इनपुट कॉइल, ये है आउटपुट कॉइल यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर यहाँ पे बाहर मिलेगा आपको। तो इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। तो यहाँ पे इनपुट पावर में मैंने वोल्टेज और करंट इक्वल्स टू आउटपुट पावर में वोल्टेज और करंट लिखा और रेशियो ले लिया। ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पे Vs अपॉन Vp इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखूंगा Ip अपॉन Is। ये जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ एक ट्रांसफॉर्मर का, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला, जिसको मैं बोलूंगा R मीन्स ये है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। याद रखना R क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R। अब सिंपल सी बात है, यहां R की जो वैल्यू होगी स्टेप अप में, R की जो वैल्यू होगी स्टेप अप में, आप थोड़ा सोचो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, NS ज्यादा होगा या NP ज्यादा होगा? आप सोचो स्टेप अप में क्या होगा, NS ज्यादा होगा, NP कम होगा। तो यहाँ ऊपर ज्यादा वैल्यू होगी, नीचे कम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे R की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी। तो कोई भी आपको कभी भी पूछे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, वो 1 से ज्यादा होता है, याद रखना। और स्टेप डाउन में क्या होगा बच्चों, स्टेप डाउन के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टेप डाउन की ये फिगर देखो, स्टेप डाउन में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो Vs अपॉन Vp, Vs डैश अपॉन Vp डैश इक्वल्स टू NS डैश अपॉन NP डैश। फॉर्मूला सेम यही अप्लाई होगा, IP डैश अपॉन Is डैश। यहां पे जो रेशियो मिलेगा आपको R, ये जो रेशियो होगा वो 1 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप डाउन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है NP ज्यादा होगा NS से, यहाँ पे क्या होगा NP डैश ज्यादा होगा NS डैश से। तो यहाँ पे ऊपर कम होगा नीचे ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है ये जो R होगा वो 1 से छोटा होगा। तो स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होता है, स्टेप अप में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज्यादा होता है। तो कहीं भी MCQ में पूछ लिया कि जिसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज्यादा है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, उसको स्टेप अप बोलेंगे। अप मीन्स ज्यादा। स्टेप डाउन में क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो ये लेस देन 1 डाउन बोलेंगे। इस तरह से आप याद रखोगे। तो स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होता है। तो ये स्टेप अप का एक मेन फॉर्मूला हुआ। ये जब भी स्टेप अप का कोई सम आए आप ये याद रखना, स्टेप डाउन का सम आए तो आप ये याद रखना। वैसे फॉर्मूला सेम है, या देखो यहाँ पे Vs, यहाँ पे Vp, यहाँ भी Vs, यहाँ पे Vp, यहाँ NS अपॉन NP, यहाँ भी NS अपॉन NP, यहाँ IP अपॉन IS, यहाँ भी IP अपॉन IS। फॉर्मूला सेम जैसा ही है। एक चीज याद रखनी है कि इसका जो रेशियो आएगा जिसको हम R बोलते हैं वो 1 से ज्यादा होगा, और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1 से कम होगा। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के मेन फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। समझ में आ रहा है बच्चों?
और एक चीज याद रखना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसमें यहां से जो पावर निकलता है उतना ही पावर यहां पे चला जाता है, बीच में पावर लॉस नहीं होता है। जनरली ऐसा आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, लेकिन हम फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं वो आइडियल लेके ही पढ़ते हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, जितना इनपुट पावर होगा सेम उतना ही आउटपुट में निकलेगा, जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट में निकलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। बाकी होता क्या है, जितना पावर यहाँ से निकलता है बीच में थोड़ा लॉस होगा और यहाँ पे थोड़ा कम पावर जाता है, ये रियल सिचुएशन है। लेकिन हम तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। देखो अब देख लेते हैं यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। जनरली हमने ट्रांसफॉर्मर का यूज तो देखा, एक मेन उसका यूज जो है वो यहाँ पे करंट एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करने के लिए, जहाँ पे पावर लॉस कम हो और करंट पावर सप्लाई हो सके, वो जगह पे तो ट्रांसफॉर्मर का यूज होता ही है। दूसरे यूज यहाँ पे मैंने लिखे हैं जनरली, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एसी ऑपरेशंस, सम ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन बिलो। देखो यहाँ पे जो दूसरे जगह पे यूज होते हैं वो इन द इंडक्शन फर्नेस। जनरली क्या होता है आपको मालूम है, जहाँ पे मेटल्स को पिघलने के लिए जो होता है डिवाइस, उसके अंदर भी इंडक्शन फर्नेस जिसको बोला जाता है, मेटल को या तो इस तरह की चीज़ को पिघलने के लिए जो यूज़ होता है, उसमें भी ये ट्रांसफॉर्मर हम अप्लाई करेंगे। दूसरा यूज़ होता है इन द वोल्टेज रेगुलेटर्स, जहाँ पे वोल्टेज का रेगुलेशन करना ज़रूरी होता है, लाइक टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर्स, वो सभी के अंदर इस तरह के ट्रांसफॉर्मर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ वेल्डिंग्स। जनरली वेल्डिंग के अंदर आपको मालूम है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है, क्योंकि स्टेप डाउन के अंदर हमें हाई करंट चाहिए, वोल्टेज कम हो तो चलेगा लेकिन करंट ज़्यादा चाहिए, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे वेल्डिंग के अंदर। तो ये सभी इसके अलग अलग यूज़ है ट्रांसफॉर्मर के। और फिर अब हम पढ़ेंगे रियल में, जो रियल सिचुएशन में जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर एनर्जी लॉस कैसे होती है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे एनर्जी लॉस कैसे होगा। पहला है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या है, देखो बच्चों, मैंने अभी आपको आगे पढ़ाने के टाइम पे ये बोला था कि प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ। मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी कॉइल का जितना भी फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी के साथ लिंक होगा। तो जहाँ यहाँ पे जितना फ्लक्स में चेंज आएगा, प्राइमरी में जितना फ्लक्स में चेंज आएगा, सेम उतना ही फ्लक्स में चेंज सेकेंडरी में आएगा। तो हमने यहाँ पे देखो प्राइमरी के फॉर्मूला के अंदर जो फ्लक्स में चेंज आता है वही फ्लक्स का चेंज सेकेंडरी में भी लिखा है। तो हमने ये एज्यूम करके दोनों में फ्लक्स का चेंज सेम होगा, वो एज्यूम करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जनरली क्या होता है, फ्लक्स थोड़ा लीक होता है। जितना फ्लक्स यहाँ पे प्राइमरी के साथ अपना खुद का फ्लक्स जितना खुद के साथ कनेक्टेड होता है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, थोड़ा फ्लक्स इसका लीक हो जाता है। तो होगा क्या, जितना फ्लक्स में चेंज प्राइमरी में आएगा उतना ही फ्लक्स में चेंज सेकेंडरी में नहीं आएगा। ये रियल कंडीशन में ये होता है, थोड़ा सा फ्लक्स क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जितना इनपुट पावर है उतना ही सेम यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में नहीं निकलेगा, तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रियल सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस कैसे होगी। तो पहला है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज में there is always some leakage of flux, that is not all of the flux due to primary pass through the secondary. This is due to poor design of core of the air gaps in the core. It can be reduced by winding the primary and secondary coils one or the other. तो इसको हम कम कर सकते हैं अगर ये जो कोर है उसको हम इस तरह से डिज़ाइन करें जिससे प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाए तो हम यहाँ पे फ्लक्स का लीकेज कम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, द वायर यूज्ड फॉर द वाइंडिंग्स हैज सम रेजिस्टेंस एंड सो एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो वाइंड किया हुआ है वायर, ये प्राइमरी का वायर यहाँ पे कोर के ऊपर यहाँ पे आपने देखा वाइंड किया हुआ है,
ये वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से ये प्राइमरी कॉइल थोड़ी गर्म हो जाती है और सेकेंडरी कॉइल में भी यहाँ पे वाइंडिंग दिख रहा है, वो भी गर्म हो जाएगी। तो आप कहीं भी ट्रांसफॉर्मर देखोगे उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होती है। और वो हीट क्यों मिलती है? क्योंकि ये वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, उसकी वजह से भी जितना इनपुट पावर है वो पूरा यहाँ पे आउटपुट फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है, बीच में थोड़ा पावर एनर्जी लॉस हो जाती है। तीसरा है एडी करंट्स। द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एडी करंट इन द आयरन कोर एंड कॉजेज ऑफ हीटिंग। यहाँ पे क्या होगा? एडी करंट भी प्रोड्यूस होगा। ये जो कोर आपको दिख रहा है जिसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट भी आपको मालूम है बच्चों, एडी करंट भी क्या करता है? यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। और फोर्थ है हिस्टैरिसीस लॉस। ये हिस्टैरिसीस क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे जो करंट की साइकिल होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल, ये आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो इस तरह से बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर नीचे की ओर बढ़ता है, फिर कम होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से फ्लो होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे देखो करंट आई वर्सेस मैंने टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कोर मटेरियल होता है उसमें मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से कोर के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से वो मैग्नेटाइजेशन भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो होगा क्या? ये मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर जो डायरेक्शन में पहले क्रिएट हुआ, जैसे ही साइकिल चेंज हुई तो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन भी चेंज हुई। तो ये कोर मटेरियल जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से अपने मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंज करता रहता है, और ये कोर भी गर्म हो जाएगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे हिस्टैरिसीस जो आपने आगे के चैप्टर में पढ़ा था, तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। द resulting expenditure of energy in the core appears as heat, and it kept to a minimum by using a magnetic material which has a low hysteresis loss. तो यहाँ पे आपको हिस्टैरिसीस की वजह से भी एनर्जी लॉस देखने को मिलेगी। तो जनरली यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मर के बारे में ये पूरा यहाँ पे उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी फिगर, उसका वर्किंग दिखाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है वो भी आपको बता दिया। स्टेप अप के लिए ग्रेटर देन 1, स्टेप डाउन के लिए लेस देन 1, और उसका ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट यूजेस एंड उसका रियल सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मर में क्या एनर्जी लॉस होगी, कैसे लॉस होगी एनर्जी, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 मार्क में ये पूछा जा सकता है, लेकिन वो आपको सब कुछ नहीं पूछेंगे। या तो आपको प्रिंसिपल, कैलकुलेशन, वर्किंग और फिगर पूछ लेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका यूज और एनर्जी लॉस पूछ लेंगे। कोई भी 3-4 टॉपिक आपको ट्रांसफॉर्मर में पूछेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये ट्रांसफॉर्मर पूरा आप इस तरह से लर्न कर दोगे, और मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल भेजा है उसमें ये ट्रांसफॉर्मर की थियरी कंप्लीट लिखी हुई है, उसमें से ही लर्न करना, या तो टेक्स्ट बुक में से लर्न करना। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, एक्सप्लेन किया है ट्रांसफॉर्मर को। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे चैप्टर जो यहाँ पे आपका चैप्टर है एसी करंट का, वो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से फिनिश्ड हुआ।